हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद मी। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, साइमन कमीशन। इसके हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड, आखिर कहाँ से साइमन कमीशन को लाना क्यों पड़ा, कि उसका बैकग्राउंड किस तरह से सेटअप हुआ। तो काफी डिटेल में हम लोग देखेंगे इसके बैकग्राउंड को, हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे कि आखिर साइमन कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया गया। ये साइमन कमीशन आया, सेटअप हुआ, लेकिन इसे बॉयकॉट क्यों किया गया, लोगों के द्वारा इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। इसको हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि साइमन कमीशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा। साइमन कमीशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, साइमन कमीशन जो है, ये 7 लोगों का ग्रुप था। 7 लोगों का ग्रुप सेटअप किया गया था, जिसमें 7 एमपीज थे। और सातों के सातों एमपीज जो थे वो ब्रिटेन से थे। यानी कि जो सेटअप किया गया था ये कमीशन, इसमें 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश थे। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल थे। एक भी मेंबर जो है वो इंडियन ऑफिशियल से इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो सबसे बड़ा कारण इस ये जो कमीशन का जो बॉयकॉट होने का या नॉन एक्सेप्टेंस का है, वो ये भी कारण बनता है कि इसमें एक भी इंडियन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये शामिल नहीं किया गया था। आगे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। साइमन कमीशन जो है, इसमें 7 एमपीज थे, वो सारे के सारे ब्रिटेन थे, जो कि हुआ सेट अप टू इंडिया इन 1928। 1928 में इंडिया में ये कमीशन को सेटअप किया गया था। किस लिए सेटअप किया था? तो टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए और उसमें कुछ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देने के लिए ये कमीशन का सेटअप किया गया था। ठीक है। कमीशन ओरिजिनली जो इसका नाम है कमीशन का, वो है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। क्या नाम है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। लेकिन इसको साइमन कमीशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि साइमन कमीशन के जो चेयरमैन है, ठीक है, साइमन कमीशन का जो चेयरमैन है वो है जॉन साइमन। तो इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम रख दिया गया था साइमन कमीशन। वैसे इसका ओरिजिनल नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम लोग एक एक करके इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि आखिर ये कमीशन का सेटअप क्यों किया गया। ठीक है। इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। हमने लास्ट अपने टॉपिक में कवर किया है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा नाम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में क्या अनाउंस किया गया था कि हर 10 साल में, इन 10 years from 1990, a royal commission will be set up to report on the working of the act। ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो सेटअप किया गया था, उसमें बोला गया था कि इस एक्ट को हर 10 साल में रिव्यू किया जाएगा, एक कमीशन का सेटअप, एक रॉयल कमीशन का सेटअप करके। 1919 में ये एक्ट पास हुआ था और बोला गया था कि हर 10 साल में एक रॉयल कमीशन का सेटअप किया जाएगा, जो कि एक रिपोर्ट पेश करेगा कि इस एक्ट में क्या वर्किंग हो रहा है, किस तरह से ये एक्ट काम कर रहा है, क्या इसकी अचीवमेंट रही है, वो सारा कुछ इस कमीशन के द्वारा देखा जाएगा। हर 10 साल में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो इसी का रिजल्ट था साइमन कमीशन। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। डायरची सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से। डायरची यानी डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। किस एक्ट के द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के द्वारा। इस एक्ट में ये प्रॉमिस किया गया था दैट कमीशन विल बी अपॉइंटेड आफ्टर 10 years टू रिव्यू द वर्किंग एंड प्रोग्रेस मेड ऑन द मेजर्स टेकन थ्रू द एक्ट। यानी एक्ट के द्वारा जो भी वर्किंग हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, ये सब चीज का एक मेजर करने के लिए हर 10 साल में एक कमीशन को अपॉइंट कराया जाएगा, जो उसको रिव्यू करने का काम करेगा। ठीक है। ऐसा स्टार्ट किया गया था इस एक्ट में। ठीक है।
उसी का रिजल्ट है ये उसी का रिजल्ट है ये साइमन कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द इंडियन पीपुल एंड लीडर वांटेड टू रिफॉर्म ऑफ द डायरची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इंडियन पीपुल भी, इंडिया के लोग भी और उनके जो लीडर्स है वो भी चाहते थे कि जो डायरची सिस्टम है यानी डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम है, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम जो इसको रिफॉर्म किया जाए, इसको रिफॉर्म किया जाए, वो भी चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक मार लीजिए कि यूके को एक डर भी था। ठीक है, क्या डर था देखिए, एक यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वो आया था 1919 में आया था। ठीक है, और बोला गया था इसमें डायरची सिस्टम जो आया था उसमें बोला गया था कि हर 10 साल में इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक रॉयल कमीशन का सेटअप किया जाएगा। तो हर 10 साल में अगर आप इसमें 10 साल ऐड कर देंगे तो क्या साल कितना आ जाएगा, 1929, 1929 आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें, ध्यान दें, तो साइमन कमीशन कब आया है, 1928 में आया है। यानी कि एक साल पहले आ गए, 10 साल के जगह में 9 साल में ही इसको रिव्यू करने के लिए कमीशन का सेटअप कर दिया गया। यानी कि एक साल पहले कर दिया गया। तो ये एक साल पहले करने का मतलब क्या था, क्यों एक साल पहले किया गया, 1929 की जगह 1928 को ही इसका सेटअप क्यों किया गया, इस कमीशन, सवाल उठता है। तो सवाल यहाँ पे आपको क्लियर होगा इस पॉइंट में कि इसमें यूके को एक डर था। अब यूके को क्या डर था कि वहां पे जो लीडिंग गवर्नमेंट थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी से थी। ठीक है, जो लीड गवर्नमेंट थी वो कौन थी, कंजर्वेटिव पार्टी से थी। एक दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी थी। तो यूके यूके को ये डर था कि कहीं कंजर्वेटिव पार्टी को डिफीट करके ये लेबर पार्टी इलेक्शन ना जीत जाए। ठीक है, उसके हाथ से ये इलेक्शन ना चला जाए। उस समय वहां इलेक्शन चल रहे थे। तो इसी हेजिटेशन के चलते, इसी डर के चलते उन्होंने एक अपॉइंट कर दिया, एक कमीशन को अपॉइंट कर दिया। कब कर दिया अपॉइंट, एक साल पहले ही कर दिया, 1928 में ही कर दिया। जबकि एक्चुअल में करना कब था, 1929 में, जिसके बारे में हमने 1919 के एक्ट में पढ़ा भी है। और हमने समझा है कि हर 10 साल में एक कमीशन का गठन होगा, जो कि एक रॉयल कमीशन का गठन होगा। यहाँ पे हमने देखा भी है कि वो रिव्यू करेगा, लेकिन यहाँ पे एक साल पहले ही कर दिया गया, यानी 10 साल की जगह 9 साल में ही कमीशन का सेटअप कर दिया गया। तो उसका कारण यूके का डर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसलिए मैंने बोला इसे आप टिक कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि द कमीशन वाज कंपोज्ड इंटायरली ऑफ द ब्रिटिश मेंबर। दूसरा कारण था कि ब्रिटिश मेंबर्स ही थे। पूरे के पूरे जो 7 एमपी थे, मैंने पहले भी यहाँ पे कवर किया, आपको बताया शुरू में ही ओवरव्यू में कि 7 एमपी था, इसमें 7 लोगों का मेंबर मेंबर एक था साइमन कमीशन में। इसमें 7 लोग थे, जिसमें कि एक भी सिंगल मेंबर भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश थे। वही यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर बीइंग इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, तो इससे क्या था कि इंडियंस को इंसल्ट लगा, कि उन्हें इंसल्ट फील हुआ कि आखिर आप हमारे लिए कमीशन ला रहे हो, यहाँ के लिए, इंडिया के लिए कमीशन ला रहे हो, सेटअप कर रहे हो, और आपको हम पर ही विश्वास नहीं है, आप हम इंडियंस को, एक भी इंडियंस को उसमें शामिल नहीं किए हो। तो ये उन्हें इंसल्ट फील हुआ। हु वर राइट टू से दैट देयर डिग्निटी कुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय हैंड ऑफ ब्रिटिश पीपल। ब्रिटिश पीपल को ये हक नहीं है कि वो हमारे डिग्निटी के साथ इस तरह से करें, या वो हमारे साथ इस तरह से करें। उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड बिरकेनहेड थे। कौन थे, लॉर्ड बिरकेनहेड। लॉर्ड बिरकेनहेड had greeted Indians on account of their perceived inability to formulate a concrete scheme of reform through consensus among all sections of the Indian political sense। ठीक है, उन्होंने एक बताया कि उन्होंने सारे जो ब्रिटिश को रखने का कारण, उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया कि ब्रिटिश को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या उस तरह से सेटअप करने का वो अच्छा से कर पाएंगे, इसलिए वो मतलब एक्सक्यूज एक तरह से दे रहे थे। ठीक है, जो कि इंडियंस को मंजूर नहीं था। ठीक है, तो लॉर्ड बिरकेनहेड को बोला जा सकता है कि वो रेस्पॉन्सिबल थे इस कमीशन को सेटअप करने के लिए। उन्होंने ही मेंबर्स को चुना है ये
कहा जा सकता है। ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल थे सेटअप करने के लिए इस कमीशन। नेक्स्ट है कि क्लेमेंट इटली वाज ए मेंबर ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के मेंबर एक थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो कि बाद में जाकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस के समय और पार्टीशन इन 1947 के टाइम पे। इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे और पार्टीशन के टाइम पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्लेमेंट इटली ही है, ये कमीशन के मेंबर भी। ठीक है, तो ये जो था ये बैकग्राउंड था जो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कि आखिर लोगों ने इसे बॉयकॉट क्यों किया और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, इंडियन का क्या रिस्पॉन्स है इसमें। इंडियंस वेर आउटरेड एट देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द कमीशन। सबसे पहला तो कारण था बॉयकॉट होने का कि 7 जो मेंबर थे उसमें एक भी इंडियंस को नहीं रखा गया था। सातों के सातों कहां से थे, वो ब्रिटिश ऑफिशियल ही थे। ठीक है, सातों के सातों वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने भी डिसाइड किया था कि इस कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा अपने मद्रास वाले सेशन में, जो कि होगा 1927। 1927 जो मद्रास सेशन था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि इस कमीशन को बॉयकॉट करना है। ठीक है, नेक्स्ट की मुस्लिम लीग ने भी, मुस्लिम लीग जिसको कि लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी इस कमीशन को बॉयकॉट किया। लेकिन कुछ सेक्शन जो थे और उनके जो मेंबर थे जिनको लीड कर रहे थे मोहम्मद साफी, उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी थे। ठीक है, साउथ की एक जस्टिस पार्टी थी। ठीक है, साउथ की जस्टिस पार्टीज ने भी डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट डिसाइड टू साइड विद द गवर्नमेंट ऑन दिस, इस इशू में वो गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। ठीक है, जस्टिस पार्टीज ने डिसाइड किया था। व्हेन द कमीशन लैंड, जब कमीशन फरवरी 1928 में आया तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट देखने को मिला, हड़ताल देखने को मिले और ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला पूरे कंट्री में। और काफी एक फेमस स्लोगन भी बोला गया, लोगों के द्वारा एक स्लोगन बोला गया जो काफी फेमस है कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन तुम यहाँ से चले जाओ, इस कमीशन को यहाँ से लेकर जाओ। ठीक है, द पुलिस रिस्टोर टू द लाठी चार्ज, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया गया ताकि ये मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जा सके। ठीक है, जिसमें सीनियर लीडर पंडित नेहरू भी थे। ठीक है, लाहौर, मतलब पंडित नेहरू भी नॉट स्पेयर्ड। नेक्स्ट, लाहौर में लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय हु वाज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन, वो भी एक टीम को लीड कर रहे थे साइमन कमीशन को के अगेंस्ट में, वो भी हड़ताल कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, जिसमें कि उन पर एक ब्रूटली, मतलब बहुत बुरी तरह लाठी चार्ज होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि इंजरीज के कारण। ठीक है, नेक्स्ट की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी एक रिपोर्ट सबमिट किया था ऑन बिहाफ ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा के बिहाफ, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था एजुकेशन को लेकर। जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो बैकवर्ड क्लास है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर में, उसमें उनमें एजुकेशन को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट को पेश किया था, सबमिट किया था बहिष्कृत हितकर्णी सभा के बिहाफ में। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा तुम्हारा कारण कि क्यों बॉयकॉट किया गया था साइमन कमीशन को। अब क्या इंपैक्ट पड़ता है साइमन कमीशन का, ये देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द कमीशन रिपोर्टेड वाज पब्लिश्ड इन 1930। ठीक है, कमीशन कब आया था, फरवरी 1928 में आया था। ठीक है, और इसको पब्लिश कब किया गया था, 1930 में। पब्लिकेशन से पहले, बिफोर द पब्लिकेशन, द गवर्नमेंट एस्यूर्ड दैट हेड फॉर इंडियन ओपिनियन वुड बी कंसिडर्ड, उन्होंने बोला गया था इंडियन के ओपिनियन को भी इसमें कंसिडर किया गया है। ठीक है, और नेचुरल आउटकम के, और नेचुरल आउटकम यानी कि नेचुरली एकदम सबके पहलू को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया गया है, जिसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया है इंडिया को, फॉर इंडिया। ठीक है, इट वाज रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरची, जो डायरची को एबोलिशन करने को रिकमेंड किया गया और सेटअप किया गया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सेटअप हुआ इन द प्रोविंस, प्रोविंस में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सेटअप किया गया। ठीक है,
इट वॉज और डायरेक्टरी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए रिकमेंडेशन। It also recommended the retention of separate communal electorate until the communal tension had died down। और जो communal इलेक्टोरेट था उसको भी सेपरेट कर दिया गया ताकि कम्युनल टेंशन ना हो सके। ठीक है, उसको भी खत्म करने के लिए रिकमेंड किया गया कि हिंदू मुस्लिम आपस में ना लड़े। ठीक है, धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई सेपरेशन ना हो सके। द सैमन कमीशन लीड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और सैमन कमीशन ही लीड करता है आगे जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, जिसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे जो पॉइंट्स है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ठीक है, और भी कई सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, रशिया के, यूएस के, कनाडा के, आयरिश के, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया, तो इसको भी एक साइमन कमीशन ही इसको लीड करता है। ठीक है, द फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1937। पहला जो प्रोविंशियल इलेक्शन होता है वो 1937 में होता है, जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप करता है ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविंस, जिसमें लगभग सभी प्रोविंस में जो गवर्नमेंट आती है वो कांग्रेस की आती है। ठीक है, the arrival of the commission gave an impetus to the Indian independence movement by the leveraging leaders of and masses। जो मासेस हुआ, जो हड़ताल हुआ, लोगों का आक्रोश देखने को मिला, इससे आगे जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी एक ट्रिगर मिलता है कि आखिर लोग अपने लिए इतने ज्यादा उठते हैं, तो लीडर्स को भी एक राह दिखती है कि लोग आजादी के लिए भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो इसका एक शुरुआत देखने को यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर किया है मैंने। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आएगा। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे हमने कई सारे पॉइंट्स अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।